जैसे से हम देखिएगा, अब अपने कल की क्लास में डिस्कस कर रहे थे आपके साथ कि इनको बेटा विदाउट कंसिडरेशन के भी क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। 4 पढ़े थे अपनों ने। अब शेड्यूल सेकंड कर रहे हैं अपने, शेड्यूल थर्ड है ट्रीटेड नाइदर एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स और नोर ए सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब ना तो गुड्स की सर्विस मानेंगे और ना सप्लाई की। अब नीरज इसमें ये क्वेश्चन आता है कि ये ट्रांजेक्शन्स हैं, इनको आप गुड्स की सप्लाई मानोगे या सर्विस की सप्लाई मानेंगे। तो ये जीएसटी एक्ट में शेड्यूल थर्ड में साफ लिखा हुआ है कि ये 8 एक्टिविटी है, इनको ना तो हम गुड्स की सप्लाई मानेंगे ना सर्विस की सप्लाई मानेंगे। इट मीन्स इन पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है बेटा, इन पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अब उसके अंदर पहला आ जाओ बेटा, बुक देना इंग्लिश की आप। इसके अंदर फर्स्ट दे रखा है आपको, देखिए बुक्स के अंदर फर्स्ट, सर्विस गिवन बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। ये बात हो चुकी, मतलब यहां पर उसने इनको इकट्ठा किया है, कंसोलिडेट किया है कि एम्प्लॉय ने किसको सर्विस दी बेटा, एम्प्लॉयर को। तो उनको आप देखा जाए तो सर्विस है, देखा जाए तो एम्प्लॉयर को क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है। अब बात समझ आ गई वहां पर बात क्यों लिखी हुई थी कि एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को सर्विस देगा तो वहां पर पहली बात तो सर्विस की बात नहीं की थी उसने, वहां बात की थी गिफ्ट की। इसकी बात की थी, अगर एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट देता है तो 50,000 रुपए तक तो हम लेंगे नहीं, अगर 50,000 से ज्यादा है तो अपने वो उसे क्या मानेंगे बेटा, सप्लाई मानेंगे। वहां बात हो रही थी गिफ्ट की, यहां बात किसकी हो रही है, सर्विस की। अगर एम्प्लॉयर को सर्विस देता है तो उसे हम सर्विस देता है, सर्विस है, लेकिन हम उसे सप्लाई नहीं मानेंगे। मतलब गवर्नमेंट की इंटेंशन क्या है, इंटेंशन समझते हो, इच्छा। गवर्नमेंट की इंटेंशन है कि हम इस ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी नहीं लगाएंगे, नहीं तो हर व्यक्ति की सैलरी के ऊपर क्या लग जाएगा बेटा, जीएसटी लग जाएगी। बात समझ आ गई। नंबर 2, सर्विस प्रोवाइडेड बाय एनी कोर्ट ट्रिब्यूनल। बेटा कोर्ट को ही ट्रिब्यूनल बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं होते छोटे, उनको ट्रिब्यूनल बोलते हैं। जिला न्यायालय हो जाते जो, है ना। फास्ट ट्रैक कोर्ट होते हैं जहाँ जल्द सुनवाई होती है, महिला कोर्ट हो गया। ट्रिब्यूनल में जैसे एनसीएलटी आ गया, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, पक्का हिमांशु ने बताया वो आपको। एनसीएलटी जहां पर अपने केस करते हैं, कंपनी से रिलेटेड कोई केस है ना, डायरेक्टर वगैरह से रिलेटेड कोई केस है तो वो एनसीएलटी में जाते हैं बेटा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। वो भी ट्रिब्यूनल भी एक तरीके का कोर्ट है, ठीक है। बट कंपनी से रिलेटेड कोई मुद्दा है, केस है, किसी कंपनी के डायरेक्टर ने कंपनी में फ्रॉड कर लिया या कंपनी किसी की पेमेंट नहीं दे रही तो उसके ऊपर केस चलता है, वो एनसीएलटी में जाता है बेटा। उसके लिए आप जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट वगैरह में नहीं, पहले एनसीएलटी में जाएगा। एनसीएलटी में अगर आप जो डिसीजन है उससे संतुष्ट नहीं है फिर वो हाई कोर्ट में जाएगा, और हाई कोर्ट में संतुष्ट नहीं है तो फिर कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो यहाँ कोर्ट और ट्रिब्यूनल एक ही मतलब है, मतलब राजकीय न्यायालय मतलब एक तरीके से कहता, कोर्ट भी सर्विस देता है। आपका कोई केस है वो कोर्ट में गया, कोर्ट उस केस को सुलझाता है ना, उसकी सुनवाई करता है नहीं करता, तो कोर्ट भी क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है। तो गवर्नमेंट कहती है कोर्ट सर्विस दे रहा है तो सर्विस प्रोवाइडर है तो इस पर जीएसटी लगाओ, खत्म। नहीं, न्याय व्यवस्था है, यहाँ पर टैक्स नहीं लगाएंगे। क्या बेटा, जस्टिस मिल रहा है यहाँ पर। तो ये तो एक मतलब बहुत ही सोशल और बहुत ही मैंडेटरी चीज है, इन चीजों पर हम टैक्स नहीं लगा सकते, तो इस पर टैक्स नहीं है बेटा, बिल्कुल जायज भी है ये बात, ठीक है। 2, थर्ड, अब ये बिल्कुल इजी है, इसको मैं बिल्कुल सिंपल कराऊंगा बेटा। क्या होता है, एमपी होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या होता है, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, ठीक है। और सरपंच हो गया, वार्ड मेंबर हो गया। ये पद जो है वो सरकारी पद नहीं है बेटा, एक तरीके से ये जो होते हैं पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, पब्लिक को, मतलब ये एमपी एमएलए जरूर है लेकिन ये बना दिया लोगों ने उनको बहुत बड़ी पोस्ट, लेकिन कोई पोस्ट नहीं है ये। 5 साल बाद चुनाव हारते हैं, अपने आप जिस स्थान पर होते हैं वहीं आ जाते हैं। अगर परमानेंट पोस्ट होती तो 60 साल में रिटायरमेंट पे आते वापस, समझ रहे मेरी बात को। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एमपी एमएलए जो है वो सर्विस देते हैं अपने क्षेत्र में,
कोई विकास डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो इनकी सर्विस के ऊपर भी सर्विस टैक्स नहीं है। बस ये ध्यान रखना, बस आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा। MP MLA वगैरह है, या इसमें कहा है कि कोई कोई देखो फंक्शन परफॉर्म मतलब कार्य किए गए किसके द्वारा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर मतलब MLA, ठीक है, मेंबर ऑफ पंचायत, समझ गए, वो सरपंच और पंच होते हैं, जहाँ वार्ड मेंबर होते हैं ना, शहर में वार्ड मेंबर होते हैं, गांव में क्या होते हैं, पंच और सरपंच होते हैं ना। मेंबर ऑफ म्यूनसिपलिटी एंड मेंबर ऑफ अदर लोकल अथॉरिटी, मतलब कोई भी लोकल अथॉरिटी है, नगर पालिका, नगर परिषद वगैरह, उनके कोई मेंबर वगैरह हैं, ठीक है, तो वो सेवाएं देते तो वो नहीं आएगी। फिर कहता है ड्यूटी परफॉर्म्ड बाय एनी पर्सन हु होल्ड एनी पोस्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इन दैट कैपेसिटी। माने कई बार क्या होता है बेटा, जैसे कंपनी ने कंपनी लिक्विडेशन में चलेगी, चैप्टर किया हुआ है आपने मेरे से, कंपनी क्या चलेगी, लिक्विडेशन बंद हो रही है, तो लिक्विडेशन में जाती है तो क्या अपॉइंट करते हैं, लिक्विडेटर। कौन अपॉइंट करती है, सरकार, गवर्नमेंट। तो उसको लिक्विडेटर की पोस्ट मिल गई, वो कब तक रहेगा लिक्विडेटर, जब तक कंपनी की सारी एसेट्स बेच नहीं देता और लायबिलिटी क्या नहीं कर देता, पेमेंट। बताया था सबसे पहले पेमेंट को किसको होगी, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को, फिर किसको होगी, फ्लोटिंग चार्ज होल्डर को, फिर किसको होगी, बोलो बेटा, सबसे पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को, फिर फ्लोटिंग चार्ज होल्डर को, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को, फिर प्रेफरेंशियल होल्डर को, फिर इक्विटी पढ़ना स्टार्ट कर दो बेटा, ठीक है। तो ऐसे कोई किसी को किसी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का या बॉडी का एक बार टेम्परेली क्या कोई पोस्ट पे अपॉइंट कर दिया बेटा, जैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए पेपर होते हैं, देखते होंगे बहुत से अफसर होते हैं, तो उनको वो अधिकारी बना देते हैं उसका एग्जाम का, वोट होते हैं तो उनको ड्यूटियां लगा देते हैं, तो वो पोस्ट पे अपॉइंट हो जाते हैं ना 1-1.5 महीने के लिए, हो जाते हैं कि नहीं होते, तो वो भी सर्विस ही दे रहे हैं, तो उनके ऊपर भी कहते हैं भैया ये है, इसको चुनाव अधिकारी बना दिया। और जितने गवर्नमेंट टीचर होते हैं फर्स्ट ग्रेड, उनको चुनाव अधिकारी बना के बूथ पे बिठा देते हैं, चुनाव अधिकारी, सिलेक्शन ऑफिसर, समझ गए, वो वोटिंग करवाएंगे, वहां पर बैठ कोई निशान लगाता है, कोई रजिस्टर लगता है, तो उनको बड़ा वो जो SDM होता है या तहसीलदार होता है, उनको एरिया बांट दिया जाता है, इस एरिया में आप देखोगे, तो उन्हें उन जो ड्यूटी उसकी परमानेंट चल रही है वो तो है ही, उसके अलावा एक्स्ट्रा ड्यूटी मिल जाती है, तो वो भी सर्विस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो वो भी GST के दायरे में नहीं है, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह समझ गए, MP MLA जो सर्विस देंगे उसमें नहीं आएंगे बेटा। कहता है कोई भी ड्यूटी परफॉर्म किए गए, कोई चेयरमैन है या कोई डायरेक्टर है, ठीक है, बॉडी इस्टेब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। कहता है कोई भी बॉडी, जैसे बॉडी समझते हो, संस्था, किसने बनाई है, या तो केंद्र सरकार ने बनाई, या राज्य सरकार ने बनाई, या लोकल अथॉरिटी ने, जैसे UIT लोकल अथॉरिटी है बनी, ठीक है। अब ICAI द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया किसने बनाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन किसने बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। तो SSC है, ये सब बॉडी है ना, इनमें भी अधिकारी हैं, ये भी चेयरमैन है कोई इसका, बोलो बेटा। अब जैसे CBDT है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, समझ रहे हो, जैसे ये अपना है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDA, जो इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है। RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनमें अधिकारी चेयरमैन ऑफिसर है या नहीं, बिल्कुल है। तो ये भी कोई ड्यूटी परफॉर्म करते हैं तो उसमें भी GST नहीं, कुल मिला के राजकीय पदों पर है बड़े बड़े, वो कोई गवर्नमेंट की बॉडी है, वो MP MLA को सर्विस देता है, तो वो क्या एग्जेम्प्ट है। तो आपने 1 2 3 ये याद रखना है। पहला क्या, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर, ऐसे बड़ी याद रखना, पूरी लाइन अपने आप याद रखना, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का हो गया, दूसरा कोर्ट वाला हो गया, तीसरा MP MLA वाला हो गया, समझ गए। उसके बाद फोर्थ बेटा, सर्विस ऑफ फ्यूनरल, बरियल, क्रिप्टोसियम और मोर्चरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज। बेटा डेथ होती है आदमी की, तो वहां पर उसकी शमशान घाट में अंतिम क्रियाक्रम करते हैं ना, उसकी सर्विस मिलती है, वहां पे वो लकड़ी देते हैं, है ना। तो कहता है वो सर्विस के ऊपर GST नहीं लगेगा। जाते जाते से टैक्स मत लो यार, उसकी घर वाले टैक्स मत लो, मतलब उसकी आपने मतलब वो किया, अंतिम संस्कार किया, या उसको दफनाया, जैसे ना, या पंडित ने जो सेवाएं दी वहां पे वो होगी, या लकड़ी वगैरह जो भी मिला वो, इवन ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल, मतलब वो डेड बॉडी ले जाती है ना बेटा, व्हीकल राम राम लिखा होता है, देखा होगा आपने, वो व्हीकल ले जाता है, व्हीकल के भी पैसे लेते हैं, वो बाद में स्लिप काट देते हैं बेटा वहां पे। व्हीकल जैसे आप शमशान घाट से किसी ने व्हीकल मिलाया तो उसके 1500-1000 रुपये जो चार्ज है वो, प्लस वहाँ लकड़ियाँ जो आपने ली उसकी रसीद कटानी पड़ती है। अब आपको नहीं पता होगा, बच्चों को, जैसे आप लड़कों को पता होगा,
तो वो पैसे देते हैं तो उस पर कोई जीएसटी नहीं है। समझिए मेरी बात। चलिए, सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग प्रोवाइडेड क्लोज बी ऑफ पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल सेकंड डज नॉट अप्लाई ऑन सच सेल। मैं ये बाद में बताऊंगा। कुल मिला के बात है कि लैंड और बिल्डिंग बेचोगे तो उस पर जीएसटी नहीं है, क्योंकि लैंड और बिल्डिंग बेचते हैं ना तो उसके स्टैंप ड्यूटी लगती है उसके ऊपर। तहसील में स्टैंप ड्यूटी नहीं लगती। तहसील में जाकर अपने क्या कराते हैं, रजिस्ट्री करते हैं ना। वो रजिस्ट्री क्या होती है, कुछ नहीं होता। रजिस्ट्री आपका नाम लिखते हैं, वो आपसे चार्ज लेते हैं, वो रजिस्ट्री टैक्स लेते हैं। स्टाम्प पेपर नहीं लगते। स्टाम्प पेपर क्या 500 का दे दो, 50 का दो, वो टैक्स ही तो है और क्या है। समझ मेरी बात को। तो लैंड और बिल्डिंग बेचते तो उस पर क्या लग जाता है बेटा, स्टैम्प ड्यूटी लग जाती है। ड्यूटी का मतलब भी टैक्स होता है, मैंने बताया था टैक्स पढ़ाते समय। ड्यूटी का मतलब भी क्या होता है, टैक्स होता है। तो वहां स्टैम्प ड्यूटी लग जाती है, इसलिए वहां पर जीएसटी नहीं लगती लैंड और बिल्डिंग बेचते हो तो। अब इसने ये लिखा है, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग प्रोवाइडेड क्लोज बी ऑफ पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल सेकंड डज नॉट अप्लाई ऑन सच सेल। मतलब ये अभी मैं बताऊंगा आपको, ये हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, सीए के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बता दूंगा। कहता है जिस सेल पर शेड्यूल सेकंड का पैराग्राफ 5 का क्लोज बी, हेलो, शेड्यूल कौन सा, सेकंड, पैराग्राफ 5 क्लोज बी लागू नहीं होता उन सेल पर, उन सेल पर, उन सेल पर लैंड और बिल्डिंग की सेल पर जीएसटी नहीं लगेगा। सर ये पैरा 5 क्लोज बी शेड्यूल सेकंड, इस सेल पर जीएसटी लगेगा, हाँ लगेगा। सर ये क्लोज है क्या, सुन लो बता ही देता हूं बेटा। एक बिल्डर है, क्या है, बिल्डर, उसने ये जमीन ली, ठीक है। अब वो उस जमीन में क्या करेगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 मंजिला ये बिल्डिंग बनाएगा। रियल एस्टेट कंपनी है, जैसे मान लीजिए डीएलएफ, क्या बेटा। अब वो क्या करती है, लैंड लेती है और लोगों से पहले से ही फ्लैट बुक करवाती है कि हम आपको यहाँ पर 40 लाख रुपए में 3 BHK बना के देंगे। क्या बना के देंगे, 3 BHK, 3 रूम का सेट, लॉबी, किचन वगैरह, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है और लोगों से पहले ही फ्लैट बना नहीं, वो मैप बना के दे देती है लोगों को, ये होगा, ये होगा, स्विमिंग पूल होगा, वो होगा, ठीक है, सपने बढ़िया से दिखा के। और कहती 40 लाख है और इसकी पेमेंट भी आपको 2 से 3 साल में इंस्टॉलमेंट में करनी है, बैंक लोन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं, ये सब कुछ, ठीक है। तो लोगों का कि आप फ्लैट बुक करा लो आज, हम फ्लैट आपको 2 साल बाद रेडी करके देंगे, क्योंकि 2 साल तो लग ही जाएंगे इतनी बड़ी बिल्डिंग बनने में। छोटा सा घर बनाते तो 6-7 महीने लग जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल फर्निश देंगे, ठीक है जी। लोगों से 1-1 लाख रुपए लेके उन्होंने फ्लैट बुक कर लिए, राम ने, श्याम ने, मोहन ने। अब ये देखा जाए तो ये एक तरीके से फ्लैट बना के क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो इस यहाँ पर लगता है शेड्यूल सेकंड पैरा 5 क्लोज बी। वो कहता है अगर आपने फ्लैट बनाए इंटेंडेड फॉर सेल, किस इच्छा से बनाए हैं, मतलब बनाने से पहले डिसाइड था कि आप बना के क्या करोगे, बेचोगे, तो उस केस में भैया जीएसटी लगेगी। ये तो आपका बिजनेस हो गया, सप्लाई मानेंगे इसको। मतलब जब ये बिल्डर इनके नाम रजिस्ट्री कराएगा तो स्टैंप ड्यूटी तो लगेगी लगेगी, प्लस जीएसटी भी लगेगी। आपके पास मकान है, आप मकान किसी और को बेचते हो, आप पे नहीं लगेगी, क्योंकि आपका मेन बनाया उस टाइम इंटेंडेड टू यूज नहीं था, इंटेंडेड टू सेल नहीं था। आप कई लोग नहीं मकान बना बना के बेचते हैं, बेचते ना, तो उन पे जीएसटी लगनी चाहिए, लेकिन लोग देते नहीं देते, वो एक अलग मैटर है, क्योंकि वो बनाते हैं तभी होता है। इंटेंडेड का मतलब है इच्छा, समझिए, इंटेंडेड टू सेल मतलब उसने, देखो सर ये कैसे प्रूव होगा, एडवांस पेमेंट ले रखी है उन्होंने इनसे, पहले से एग्रीमेंट कर रखा है, बिल्कुल प्रूफ हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब देखो उसने छुपा लिया हो, वो एक अलग मैटर, मैं लो बता रहा हूँ, लो में क्या लिखा हुआ है, वैसे सब कुछ करते लोग, आपको बताइए बेटा। तो बिल्कुल वो एग्रीमेंट, अच्छा ये लाख रुपए देकर चुप बैठने वाला तो ये भी नहीं है, ये भी एग्रीमेंट कराएगा कंपनी से, एग्रीमेंट रहा प्रूफ कि इसने कॉन्ट्रैक्ट किया कि 2 साल बाद मैं तेरे को मकान बना के दूंगा 40 लाख में, पेमेंट कैसे कैसे करनी, लाख रुपए देगा तो ऐसे ऐसे थोड़ी दे देगा, स्लिप लेगा, एग्रीमेंट लेगा, 4 वकीलों को भी दिखाएगा, राय भी करेगा अपने बड़े भाई छोटे भाई से कि ऐसे से मैं फ्लैट बुक करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो 19 और ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, बेटा देखो बहुत बड़ा बनना होता ना तो थोड़ी दिमाग को भी बड़ा रखना पड़ता है, सोच भी बड़ी रखनी पड़ती है, टैक्स भी देनी पड़ती है, हर काम छुपा के नहीं कर सकता आदमी, समझ में ना। एनीवे, तो ये क्लोज ये कहता है
सिंपली मकान बेचते हो दूसरा देते हो तो आपके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। समझ आ गई? अगर ये क्लोज ये करते हैं, आता नहीं है सीए में आता है लेकिन बता दिया नॉलेज के लिए, ठीक है। उसके बाद मतलब आप सिंपल है लैंड और बिल्डिंग को आप सेल करोगे तो जीएसटी नहीं लगेगी, सप्लाई नहीं है, एक्सेप्ट शेड्यूल सेकंड पैराग्राफ 5 क्लोज बी। सिस्टम बना लो, पहले क्या बोलना है, पहले शेड्यूल बोलो, फिर पैराग्राफ, फिर क्लोज। एस फॉर शेड्यूल, पैराग्राफ पी एस बी सी, ठीक है, क्लोज। शेड्यूल, पैराग्राफ और क्लोज। अच्छा जी, ये आगे समझिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा। उसके बाद कहता है एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बैटिंग एंड गैम्बलिंग। एक्शनेबल क्लेम क्या होते हैं बेटा, सुनना जरा। लिखता है अदर देन लॉटरी बैटिंग और गैम्बलिंग। एक्शनेबल क्लेम वो होते हैं कि आपके पास कोई प्रूफ है, आपको उसको देते के साथ आपको उस चीज के बारे में पेमेंट मिल जाएगी। समझ गए? उस चीज को देते आपको क्या मिल जाएगी, क्लेम मिल जाएगा। ठीक है, एक्शनेबल क्लेम अदर देन, इसको छोड़ के लॉटरी बैटिंग, बैटिंग समझ तो सारे है ना, और गैम्बलिंग। सर ये गैम्बलिंग तो इनवैलिड होती है, देखो गोवा में वैलिड है, जहां वैलिड है वहां की बात हो रही है। मतलब कोई लॉटरी है, बैटिंग है, गैम्बलिंग है। अब बैटिंग गैम्बलिंग वाले काम ये तुम्हारे कितनी ड्रीम 11, फ्लेम 11 ये सब बैटिंग गैम्बलिंग है और है क्या, लेकिन वैलिड है। देख रहे हो नहीं देख रहे हो? बिल्कुल घनी है। अब तो कितनी आगे नाम भी याद नहीं मेरे को, तो बहुत कुछ आ गया। यहाँ हमारे गंगानगर में बैटिंग सेटिंग चल रही है ना बेटा। चलिए, तो वो एमपीएल कराते हैं ना, हाँ हाँ। तो बैटिंग लॉटरी कहता अदर देन लॉटरी बैटिंग एंड गैमलिंग, मतलब लॉटरी बैटिंग और गैमलिंग पे जीएसटी लगेगा। कैसे लगेगा आगे चैप्टर में सिखाऊंगा। मतलब अब एक्शनेबल क्लेम पर जीएसटी नहीं है, ये भी एक्शनेबल क्लेम है। सर कैसे? लॉटरी की टिकट नंबर निकल गया, वो कहता आपका लॉटरी निकल गया, हाँ टिकट दिखाओ, और नंबर मैच करता, हाँ भाई इसकी लॉटरी है। श्याम बाबा कीर्तन निकालते 17 लड्डू गोपाल चंद जी के 175 नंबर निकला गया। समझ रहे हो? कितनों में लोग भीड़ जोड़ने के लिए करते हैं ना, लॉटरी निकालते, चांदी की बाउंसरी, चांदी के हनुमान जी, चांदी के लड्डू गोपाल जी, ठीक है, फ्रिज कूलर टीवी निकाल लेते हैं, ये जोड़े बड़े बड़े लॉटरियाँ। तो एनीवे ये लॉटरी टिकट सब एक्शनेबल क्लेम है, क्योंकि ये टिकट दिखा के एक्शन हो जाएगा, मतलब उसको देनी पड़ेगी, मतलब वो देते के साथ एक्शनेबल क्लेम है। समझ में आई बात? लेकिन एक्शनेबल क्लेम पर नहीं है, लेकिन 3 चीजों पे है बेटा। समझा कि? चलिएगा आगे बेटा, देखो 7 नंबर पॉइंट देखो, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी समझ गए, जहां पर टैक्स नहीं लगता। जैसे कि एग्जांपल दिया था, सेज, सेज बोलो, सेज, सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब सेज बोलना है। नो, इंडिया में नॉन टैक्सेबल टेरिटरी क्या है? सेज है। समझ गए? इंडिया में नॉन टैक्सेबल टेरिटरी क्या है? सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, ठीक है, ऊंच को डेवलप करने के लिए। कहता है कि अगर सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट सच गुड्स एंट्रिंग इनटू इंडिया। अब ये पॉइंट देखो क्या है, कहता है कि अगर विदाउट सच गुड्स एंट्रिंग इनटू इंडिया, देखो सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम ए प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट सच गुड्स एंट्रिंग इन इंडिया। समझा कि? अब मान लीजिए इंडिया का कोई राम नाम का व्यक्ति है, ये पॉइंट ये है, इंडिया का राम नाम का व्यक्ति है, वो इंटरनेशनल बिजनेस करता है, उसने यूएस से गुड्स खरीदे और ऑस्ट्रेलिया में सेल कर दिए। मोदी कहता टैक्स लगेगा तेरे पे। क्यों लगेगा? कहते तू इंडिया में रहता, कहता रहता हूँ। ट्रांजेक्शन कहाँ से हुई है? यूएसए से। तो यूएसए की गवर्नमेंट के रूल लागू होंगे। यूएसए बोलो टैक्सेबल टेरिटरी है या नॉन टैक्सेबल टेरिटरी? नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी मतलब जहां टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी जहां जीएसटी नहीं लगेगा। इंडिया के अंदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी कौन सी है? सेज है। ये बात किसकी कर रहा है? इंडिया से बाहर की। मतलब यूएस से खरीद के ऑस्ट्रेलिया में बेचते, रहता इंडिया में है बट बिजनेस फॉरेन में कर रहा है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगी। ना इंडिया में आया ना इंडिया से गया, वहां से वहां चला गया, क्या दिक्कत है? तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, उस पर सप्लाई नहीं मानेंगे। बात भी सही है। चलिए
उसके बाद नेक्स्ट बेटा 8 नंबर, सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन। ये मैं अभी समझाऊंगा आपको। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द कंसाइनी टू एनी अदर पर्सन बाय इंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स आफ्टर द गुड्स हैव बीन डिस्पैच्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ ओरिजिन लोकेटेड इंडिया बट बिफोर क्लियरिंग फॉर होम कंजम्पशन। ये दोनों पॉइंट बेटा कस्टम के हैं, मैं अभी समझाता हूँ आपको, रुको। ठीक बेटा, यहाँ पर लगभग मुंबई पोर्ट है, यहाँ पर सारा सी है बेटा, आपको पता है समुद्र है यहाँ पे सारा, यहाँ पे अंडमान निकोबार है, यहाँ पे श्रीलंका है ना। चलिए इंडिया ये पोर्ट है, ठीक है। अब होता क्या है बेटा, ये पोर्ट के ऊपर क्या होता है, गुड्स जैसे शिप आता है, क्या आता है बेटा, शिप। तो गुड्स कहाँ पे अनलोड होते हैं, पोर्ट पे। पोर्ट पर क्या होता है बेटा, वेयर हाउस बने होते हैं। क्या बने होते हैं, वेयर हाउस। क्या रखने के लिए, गुड्स रखने के लिए। ये वेयर हाउस बने हुए बेटा, ठीक है। पोर्ट पर आपके, तो यहाँ गुड्स आते के साथ ऐसे नहीं है कि पार्टी आई और अपने गुड्स लेने आ गई, 2 दिन 5 दिन जब भी आएगी, ठीक है। या गुड्स वेयर हाउस में आ गए, तो वेयर हाउस में गुड्स रख देते हैं, ठीक है। वो जब भी क्लियर करवाएगा तो उसको आके वो कस्टम क्लियरेंस करवाना पड़ता है। कस्टम क्लियरेंस का मतलब होता है कि इंडिया में गुड्स लाने का टैक्स लगता है। इंडिया में आप फॉरेन से क्या लेके आए, गुड्स लेके आए ना, कहाँ लेके आए हो, तो भारत सरकार बोलती है ये फिरंगी है, इसको इंडिया का बनाना, कहता है हाँ टैक्स लगेगा। कहता अच्छा टैक्स देके इंडिया का हो जाएगा, कहता यहाँ गांधी देके सब कुछ होता है, ठीक है। तो इसको इंडिया का बनाने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट जब फॉरेन से गुड्स आता है तो उसके ऊपर क्या लगाती है बेटा, कस्टम ड्यूटी, बिल्कुल लगाती है 101%। हाँ, सचिन भर का कोई फरारी लेके आए तो माफ भी कर देती है, क्योंकि उसकी 2.5 करोड़ की फरारी थी, उसके ऊपर 4.5 करोड़ का टैक्स बन रहा था, ऐसा कुछ। वो कहता मैं फरारी लाता ही नहीं। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसकी कस्टम माफ किया था, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। कस्टम कोड ड्यूटी, ठीक है। कस्टम ड्यूटी, पोर्ट पे गुड्स उतरेगा, मैं कुछ कह नहीं रहा बेटा, मैं तो बता रहा हूँ कि कैसे क्या होता है। तो कस्टम ड्यूटी सुनो प्लीज, कस्टम ड्यूटी लगती है प्लीज, ठीक है। और कस्टम ड्यूटी आने के लिए क्या होता है, जिसने गुड्स मंगाए हैं ना उसको बोलते हैं बेटा इंपोर्टर। पहले आपके एक्साइज होता था, सिलेबस में हटा दिया, होना चाहिए अभी भी, दोबारा लगाना चाहिए उनको, ठीक है। अब लग जाएगा, अगले साल से बीकॉम भी सेमेस्टर सिस्टम हो रहा है, पता है आपको, आप बच गए। अगले साल से बीकॉम सेमेस्टर सिस्टम है। बीकॉम फर्स्ट ईयर में एक बार पेपर होगा दिसंबर में, एक बार पेपर होगा मई में। और सिलेबस बहुत अच्छे से, बहुत बच्चे को नॉलेज होगी बहुत बढ़िया, अगर बच्चा कोई पढ़ेगा तो धीरे धीरे बीकॉम ऑनर्स भी स्टार्ट कर देगी यूनिवर्सिटी, है बेटा। हाँ, आधा उधर कर देंगे, आधा इधर कर देंगे, रिलैक्स हो जाएगा बच्चा, ट्यूशन भी 2 बार आएगा। मैं तो कम ही पढ़ाता हूँ, पढ़ाई नहीं रहा। आई बात समझे, यहाँ तक कोई डाउट है क्या, सुनो प्लीज। कस्टम ड्यूटी, तो ये आके यहाँ पे कस्टम क्लियरेंस कराएगा। हालांकि खुद इंपोर्टर कस्टम क्लियरेंस नहीं कराता, बहुत ज्यादा कागजी कार्रवाई होती है। यहाँ पे एजेंट बैठे होते हैं, जैसे बस स्टैंड पे एजेंट नहीं बैठे होते, टिकट बुक करने के लिए बैठे होते, वो लगा के अड्डे ऐसे बैठे होते हैं एजेंट। ये कहते हैं आपका गुड्स है, हाँ कस्टम क्लियर करवाना है, कस्टम से मतलब क्लियर करवाएगा ना तब गुड्स मिलेंगे उसको, तो क्लियर वो करवा के देते हैं। इसके लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है, क्या होती है, बिल ऑफ छोड़ो फाइल करनी पड़ती है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये गुड्स मान लीजिए राम के थे, किसके थे, और कहाँ पड़े हैं, वेयर हाउस में। राम ने यहाँ से क्लियर नहीं कराया, अभी वेयर हाउस में ही है, अभी क्या है, और उससे पहले ही उसने शाम को सेल कर दिए। शाम को डॉक्यूमेंट दे दिए, सारे सारे डॉक्यूमेंट किसको दे दिए, शाम को, कि ये मेरे गुड्स बेच दिए तेरे को, ये पड़े तू ही क्लियर करवा ले। देखा जाए तो इंडिया में आने के बाद एक बार बिक गया ना, बिक गया कि नहीं बिक गया, अरे सेल हुई कि नहीं हुई, सप्लाई होगी कि नहीं होगी, होगी, तो इस पर क्या लगना चाहिए, जीएसटी। लेकिन गवर्नमेंट कहती नहीं, अभी तक ये कस्टम से क्लियर नहीं हुआ है, तो इसलिए हम इस पर जीएसटी नहीं लगाएंगे। एक पॉइंट तो ये था, आप पढ़ लो, समझ में आप समझ आ गया, थ्योरी नहीं है ये सब, प्रैक्टिकल है। आपको कितनी इंग्लिश आती है, आपको लाइन समझ में नहीं आएगी, अगर नहीं समझोगे तो पढ़ो लाइन, आप समझ में आएगी। आप इससे मैच करके पढ़ो, और ये बेटा चार्ट छोटा सा बना लो, भूल जाओगे वापस, मजाक नहीं कर रहा, कैसे भी लिख के बना लो।
मेरे हिसाब से बना लोगे तो बढ़िया रहोगे। देखो पहले पॉइंट में यही कह रहे बेटा, सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स। गुड्स कहाँ थे बेटा, डब्ल्यू एच का लिखा है, डब्ल्यू एच का मतलब क्या है, वेयर हाउस। वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। होम कंजम्पशन का मतलब क्या है, यहाँ से क्लियर करके होम, अपने होम कंजम्पशन मतलब अपने घर पे यूज करेगा। अपना घर क्या है, इंडिया, यहाँ होम कंजम्पशन का मतलब इंडिया से है। कंजम्पशन का मतलब आगे यूज करेगा, सेल करेगा, समझा कि मेरी बात। चलिए अगला पॉइंट कहता है, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द कंसाइनी टू एनी अदर पर्सन बाय इंडोर्समेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता है उस गुड्स का, हमारे को ओनरशिप है उसका डॉक्यूमेंट, ठीक है, of the goods after the goods has been dispatched from the port of origin located outside India but before clearance for home consumption। मतलब क्या हुआ कि ये पहला, ये दूसरा, ये इंडिया है बेटा, ठीक है। अब यूएसए से यहाँ से गुड्स चले और गुड्स अभी यहाँ थे रास्ते में, सी के अंदर थे, ठीक है। यहाँ राम के पास था, गुड्स अभी आ रहे थे रास्ते में, तो राम ने ये गुड्स तभी उसी को भेज दिए, किसको, शाम को। और ओनरशिप के जो डॉक्यूमेंट थे, ओनरशिप के क्या थे बेटा, वो किसको ट्रांसफर कर दिए, शाम को। कहता ये शिप है ना, 10 जनवरी को पहुंचेगा तो होम क्लियरेंस करवा लेना। ये सी में थे, इसको हाई सी बोलते हैं बेटा, हाई सी सेल। क्या बोलते हैं, हाई सी सेल। मतलब गुड समुद्र में है तभी सेल कर दिया उसने, ठीक है। तो ऑब्वियस है यार, आने के बाद वेयर हाउस में तब भी जब जीएसटी नहीं लगा तो हाई सी पे कहाँ लगेगा, समझा कि। तो भी कहता है मुझे, हमें इसे सप्लाई नहीं मानेंगे, मतलब इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये 8 पॉइंटों पे बेटा जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। ये बनाना तो बना लो, छोटा बना लो बेटा। चलिए बेटा ये नोट हो गया, तो हम इसे सप्लाई नहीं मानेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने होमवर्क दिया था, कोई डाउट है किसी को, नहीं। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 दिया था बेटा, कोई डाउट है, नहीं है। अब ये लास्ट टॉपिक है, वो करवा देता हूँ बेटा आपको मैं, देखिएगा। हाँ, डिफरेंट टाइप ऑफ सप्लाई। अभी हमने इस चैप्टर में सिर्फ किसकी नॉलेज दी, सप्लाई के बारे में। किसे सप्लाई मानेंगे, किसे सप्लाई नहीं मानेंगे, किसे हम सप्लाई बिना कंसिडरेशन के भी मानेंगे, यही पढ़ा अपनों ने, एग्जाम्पल भी किए। अब ये कहता है सप्लाई किस टाइप की होती है, देखो। नंबर 1 टैक्सेबल सप्लाई, मतलब क्या कि जिस गुड्स के ऊपर, जिस गुड्स पे या सर्विस पे जीएसटी एक्ट में, किसमें, टैक्स लगाया हुआ है, गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया एक्ट के अंदर कि इन इनकी सप्लाई पे जीएसटी लगेगा, तो वो गुड्स या सर्विस क्या कहलाएंगे, टैक्सेबल सप्लाई कहलाएंगे। समझा कि मेरी बात। जैसे नोटिफाई कर दिया, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे लगेगा, क्लॉथ पे लगेगा, मोबाइल पे लगेगा, फैन पे लगेगा, एसी पे लगेगा, समझ रहे हो, लैपटॉप पे लगेगा, कंप्यूटर पे लगेगा, तो ये गुड्स नोटिफाई कर दिए, टैक्सेबल गुड्स कहलाएंगे, ठीक है। और इनकी सप्लाई क्या कहलाएगी, टैक्सेबल सप्लाई। समझा कि मेरी बात। ये देखो टैक्सेबल, देखो बेटा, अब कोई आपको सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू सीजीएसटी एक्ट, टैक्सेबल सप्लाई मींस यहाँ तक तो अब यहाँ से, सच सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ विच आर चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। जो गुड्स और सर्विस या दोनों की सप्लाई इनकम टैक्स जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, चार्जेबल है, वो क्या होगी, टैक्सेबल सप्लाई। चार्जेबल मतलब जिसके ऊपर चार्ज लगा रखा है, चार्ज का मतलब जिसके ऊपर टैक्स जीएसटी लगाया हुआ है, ठीक है। टैक्सेबल सप्लाई हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, और डिफाइन करना होगा आपसे। सर ये क्या पूछेगा आपसे, 8 नंबर में या 2 नंबर में, 2 नंबर में पूछे तो आपने ये एक लाइन लिखनी है, अकॉर्डिंग टू। अब आपको ये नहीं पता सीजीएसटी एक्ट है, एसजीएसटी एक्ट है, आईजीएसटी एक्ट है, छोड़ो। अकॉर्डिंग टू जीएसटी एक्ट है तो तीनों इसी के ही, क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू जीएसटी एक्ट, सर्विस गुड्स और दोनों की
जिन्होंने चार्जेबल किया हुआ है इस एक्ट के अंदर, वो क्या कहलाएगी बेटा, यहाँ से लिख सकते हैं इस एक्ट के अंदर उसके ऊपर चार लगाया हुआ, मतलब टैक्स लगाया हुआ, तो क्या कहलाएगी, टैक्सेबल सप्लाई कहलाएगी। अब ये कहता है टैक्सेबल सप्लाई के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक होती है उसकी, क्या, सुनना, द ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन मतलब एक्टिविटी, एक्टिविटी मतलब लेन देन, द ट्रांजेक्शन शुड इन्वॉल्व गुड्स और सर्विस और बोथ, बहुत बड़ी बात बताई है तुमने, कहता ट्रांजेक्शन में है ना गुड्स या सर्विस या दोनों की इन्वॉल्वमेंट होगी, तो उसके बिना तो कुछ होता ही नहीं, उसके बिना सप्लाई कहां से हो जाएगी। एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन मतलब सीधी सी बात है, सप्लाई का बहुत बड़ा योगदान है, सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं है। ऐसे शादी है तो लड़का लड़की होना चाहिए, शादी नहीं होगी नहीं तो, ठीक है ना, मतलब जीएसटी लगने के लिए सप्लाई होनी मैंडेटरी है, सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं। कहता है इनकी सप्लाई होनी चाहिए, भाई बहुत बहुत धन्यवाद। कहता है सप्लाई होने के साथ साथ वो सप्लाई है ना सेक्शन 7 में डिफाइन होनी चाहिए। सेक्शन 7 किसका है, सप्लाई का। अगर वो सेक्शन 7 में कवर नहीं होता है तो मुझे सप्लाई नहीं मानेंगे। बोलो गलत बात है या सही बात है। ये देखो, एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन शुड फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 7, मतलब उसको सप्लाई है, वो सप्लाई जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग, देखो आपकी नजर में वो सप्लाई है और सेक्शन 7 की नजर में भी वो सप्लाई होनी चाहिए। समझाइए बात। Supply of goods or service shall not include supply of such goods or service which are not treated goods or service under this act। ऐसे बेमतलब बढ़ा रहा है क्वेश्चन को, कहता है ऐसी सप्लाई गुड्स की या सर्विस की नहीं होनी चाहिए जिसको जीएसटी में सप्लाई नहीं मानते। समझा क्या, किसको नहीं मानते, शेड्यूल 3 वाले को अभी पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब कुल मिला के है कि शेड्यूल 3 की सप्लाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा। उसके बाद सप्लाई शुड बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। वाह भाई वाह, दिल जीत लिया। कहता वो सप्लाई इनकम टैक्स में चार्जेबल, मतलब जीएसटी एक्ट में चार्जेबल होनी चाहिए, मतलब गवर्नमेंट ने उसके ऊपर क्या लगा रखा हो, मतलब फ्री ना कर रखा हो, उसमें टैक्सेबल होनी चाहिए, ठीक है धन्यवाद। कुछ कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, वो ले दे के वही घुमा घुमा के लिख रही है। आगे बात सुनिए, सीधी बात है बेटा, टैक्सेबल सप्लाई होती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एसजीएसटी एक्ट में क्या कर रखा है, चार्जेबल किया हुआ है उसके ऊपर, पर जिसके सप्लाई के ऊपर क्या लगता है, टैक्स लगता है, वो क्या है, टैक्सेबल सप्लाई कहलाएगी। जिस गुड्स या सर्विस या दोनों पर क्या लगता है बेटा, टैक्स लगता है, वो क्या है, टैक्सेबल सप्लाई। समझ आ गई मेरी बात। अब आ जाओ एग्जाम्प्ट सप्लाई। बेटा एग्जाम्प्ट सप्लाई क्या होती है कि गवर्नमेंट कहती है भाई ये चीज है ना बहुत मैंडेटरी है, अगर इसके ऊपर टैक्स लगा देंगे तो बहुत महंगा हो जाएगा काम। मैंडेटरी आइटम्स है जैसे फल है, सब्जी है, आटा है, लूज फॉर्म में मिलती है। लूज फॉर्म समझते हो, खुले फॉर्म में, जैसे आप किसी दुकान जाते हो, कहते भाई साहब 5 किलो आटा देना, और वो आपको बैग थैली में से डाल के 5 किलो तोल के देता है, तो उस पर जीएसटी नहीं है। आप पतंजलि की थैली लाते हो, जीएसटी है भैया। समझ आ गई मेरी बात क्या। अब फ्रूट लेते हो, सब्जी लेते हो, आप दुकान से, शॉप से, कुछ नहीं है, अब वही फ्रूट सब्जी आप पैक्ड लो रिलायंस मार्ट में से या उसके है। समझ आई मेरी बात। तो एग्जाम सप्लाई का मतलब ये कि जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, भारत सरकार ने हाल फिलहाल उसको टैक्स फ्री कर रखा है, एग्जाम कर रखा है। एग्जाम का उसके टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। टैक्सेबल सप्लाई ऑन विच रेट ऑफ टैक्स इज जीरो। कहता है एग्जाम सप्लाई का मतलब ये है टैक्सेबल सप्लाई ऑन विच रेट ऑफ टैक्स इज जीरो, फुल्ली एग्जाम्ड गुड्स एंड सर्विस एज स्पेसिफाइड बाय द नोटिफिकेशन, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। मतलब ये तीनों को क्या मानते हैं, अपने एग्जाम्प्ट मानते हैं। समझा के, जैसे मान लो कोई सप्लाई है, उसके ऊपर टैक्स है 5%, लेकिन गवर्नमेंट कहती है चीज की रेट पहले बहुत ज्यादा हो रहे हैं और टैक्स लगाने से इस चीज की रेट और बढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट कहती है कि टैक्स तो मैं लगाऊंगी, लेकिन 2 महीने के लिए ना इस पे टैक्स नहीं लगाना मैंने, या इलेक्शन है 4 महीने 6 महीने टैक्स नहीं लगाना, या कोई भी कारण है, तो गवर्नमेंट उसको टैक्सेबल ही रखती है, लेकिन उस पर रेट क्या कर देती है, जीरो कर देती है वो टैक्सेबल ही, लेकिन रेट क्या करती है उसके ऊपर, मतलब वो एग्जाम्प्ट होगी या नहीं होगी। बात समझ आ गई बेटा। अच्छा, मतलब जीरो रेट सप्लाई होती ना उसको टैक्सेबल बोलते हैं, लेकिन वो है क्या, एग्जाम्प्ट है, ठीक है। दूसरा कहता है गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लाती है, नोटिफिकेशन समझते हो, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि अभी नोटिफिकेशन आ गया गवर्नमेंट का, हाँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लगाती है कि इस डेट से इस चीज पर टैक्स नहीं लगेगा, वो एग्जाम्प्ट होगी बेटा, ठीक है।
थर्ड है नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल मतलब जो टैक्सेबल ही नहीं है, पेट्रोल, डीजल, एल्कोहलिक लिकर, टबैको, टबैको प्रोडक्ट। समझ रहे मेरी बात? नॉन टैक्सेबल जिसकी जीएसटी है ही नहीं, मतलब वो जीएसटी के दायरे में ही नहीं है। समझा गया मेरी बात? जो जीएसटी के दायरे में नहीं है, मतलब जीएसटी में कवर ही नहीं है वो क्या कहलाएंगे? नॉन टैक्सेबल। समझा गया मेरी बात? चलिए एग्जाम्प्ट, एग्जाम्प्ट में मेनली 3 को लेते हैं। एग्जाम्प्ट वो होते हैं जिनके ऊपर भारत सरकार जीएसटी एक्ट में टैक्स नहीं लगाया हुआ, जीरो रेट। दूसरा, जिन सप्लाई को नोटिफिकेशन के द्वारा एग्जाम्प्ट कर दिया, और जो नॉन टैक्सेबल है। मतलब कुल मिलाकर बात ये बेटा, एग्जाम्प्ट का मतलब जीरो, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है बेटा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं होती, सेम स्टेट में होती है। हेलो, किस में होती है? सेम स्टेट में, सेम यूनियन टेरिटरी में, सेम, तो इंट्रा स्टेट, विद इन स्टेट, समझ गए? और इंटर स्टेट सप्लाई होती है बेटा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी में, या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे स्टेट में। तो क्या लगेगी? आईजीएसटी। जीरो रेट सप्लाई अलग से भी सब समझा है। जीरो रेट सप्लाई वो होती है, पहली बात, जीरो रेट सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई होती है, बट गवर्नमेंट ने एक बार उस वैल्यू की, उसकी वैल्यू कम करने के लिए नोटिफिकेशन जारी करके उसके ऊपर टैक्स रेट क्या कर दी? जीरो कर दी। वो क्या होती है? जीरो रेट सप्लाई होती है। बात समझ आ गई? उसके बाद दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो, टैक्सेबल होगी, एग्जाम्प्ट होगी, इंट्रा होगी, इंटर होगी, जीरो रेट होगी। कंपोजिट और मिक्स, कंपोजिट और मिक्स इसमें ध्यान रखें। देखो, कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई हैज बीन एक्सप्लेन द नेक्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको दोनों बताऊंगा कल, ठीक है? और ये भी दोबारा डिफाइन कर दूंगा। तो कल नया चैप्टर करेंगे, चैप्टर खत्म हो चुका है।